नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम राज्य के 50वें स्थापना दिवस के समापन समारोह में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने राज्य में 4000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और आधारशिला भी रखी। परियोजनाओं में अवसंरचना, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि सहित व्यापक क्षेत्र शामिल है। इसका उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समेकित विकास में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम को अष्टलक्ष्मी बताया। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार पूरी ईमानदारी से सिक्किम की विरासत को गति देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्किम की स्वच्छ सड़कें और शुद्ध हवा इस बात का प्रमाण है कि यहाँ के लोग प्रकृति संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार का मुख्य फोकस यहाँ कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि सिक्किम की शांति, आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव बहुत खास होता है और यह हर किसी को नहीं मिलता। पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की कि वो सिक्किम जरूर घूमने जाएं, क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति के सच्चे ब्रांड एम्बेसडर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सिक्किम के लिए संभावनाओं का एक और क्षेत्र स्काई स्पोर्ट्स में भी है। यहाँ के युवाओं ने स्पोर्ट्स में अपनी क्षमता और प्रतिभा को बड़े बड़े मंचों पर साबित किया है। अपनी सिक्किम यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगटोक के रिज पार्क में स्थित ऑर्किडोरियम का दौरा किया। गंगटोक के रिज पार्क में स्थित ऑर्किडोरियम, जिसे अक्सर स्वर्ण जयंती मैत्रेय मंजरी के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगटोक में युवा खिलाड़ियों के साथ फुटबॉल खेलते दिखे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि सिक्किम में अपने नन्हे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से उत्तर प्रदेश की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। आज शाम को प्रधानमंत्री वाराणसी में आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रमुख अवसंरचना परियोजना में वाराणसी आजमगढ़ सड़क का विस्तारीकरण करना, कजाकपुरा और कादीपुर में महत्वपूर्ण रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन और भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन शामिल है। प्रधानमंत्री विभिन्न सामुदायिक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें जल जीवन मिशन के अंतर्गत 30 ग्रामीण पेयजल योजनाएं, चंद्रावती घाट का पुनर्विकास, सारनाथ के पास सारंगनाथ मंदिर का पर्यटन विकास और नागवा स्थित संत रविदास पार्क का सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य शामिल है। प्रधानमंत्री 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। ट्रेनें किफायती और आधुनिक यात्रा विकल्प प्रदान करेंगी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच संपर्क बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री कल हरदोई जिले में गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जो देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपना पक्का इरादा दिखाया कि आतंकवाद के सेंटर अब सही सजा से बच नहीं सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एससीओ के योगदान का भी हम जिक्र करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किर्गिस्तान दौरे के दौरान बिश्केक शहर के विक्ट्री स्क्वायर में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने वीर सैनिकों के बलिदान को नमन किया। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री एससीओ देशों के अपने समकक्षों से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे और बिश्केक में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। बिश्केक में एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिश्केक में एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक से इतर रूस के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष एनालेना बेरबॉक आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। दोनों नेता प्रमुख बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। एनालेना बेरबॉक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और विनियमन पर भी संवाद करेंगी।
पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण के मतदान की चाक चौबंद तैयारी की गई है। मतदान से पहले निर्वाचन आयोग ने राज्य में 51 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की जानकारी दी। जब्त की गई वस्तुओं में नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, कीमती धातुएं और अन्य वस्तुएं शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी अधिकारियों को हिंसा, धमकी और प्रलोभनों से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत राज्यों में 2728 से अधिक उड़नदस्ते तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने भरोसा दिलाया है कि 29 अप्रैल को होने वाले मतदान पूरी तरह निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने अराजक तत्वों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई गड़बड़ी या एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन यानी कि पलटवार भी उतना ही कड़ा होगा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में राज्य के 142 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है, जिसमें 3 करोड़ 21 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके लिए 41,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान से पहले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई अहम प्रशासनिक कदम उठाए जा रहे हैं। 26 आईपीएस और WBPS अधिकारियों की विशेष तैनाती की गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित की है। इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए गए हैं। समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई करेंगी। ये समिति उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा अपनाए गए समान नागरिक संहिता के प्रारूपों का अध्ययन करेगी। साथ ही मध्य प्रदेश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वास्तविकताओं को भी ध्यान में रखेगी। समिति को 60 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट और मसौदा विधेयक देने को कहा गया है। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव की मतगणना आज हो रही है। पारदर्शी मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मतगणना केंद्रों पर व्यापक सुरक्षा और प्रशासनिक प्रबंध किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज विशाखापट्टनम में गूगल के AI डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। दिल्ली विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज आयोजित किया जा रहा है। सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा होने की संभावना है। दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को विपक्ष ने एक साथ होकर विरोध किया। करोड़ों महिलाओं के सपनों को विपक्ष ने एकजुट होकर तोड़ दिया। उत्तराखंड राज्य विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज बुलाया गया है। सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के मुद्दे पर विचार विमर्श किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में 936 हेड ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर मैकेनिकल को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हरियाणा विधानसभा ने अपने विशेष एक दिवसीय सत्र में महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष समिति के गठन के लिए सरकार के प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी समाज तब तक सही मायने में प्रगतिशील नहीं हो सकता जब तक महिलाओं को गरिमा, समान अवसर और शासन एवं राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका की गारंटी न मिल जाए। मध्य प्रदेश की विशिष्ट बाग प्रिंट कला को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होने वाले प्रतिष्ठित मेले फेयर डे पेरिस में प्रदर्शित किया जाएगा। ये मेला 30 अप्रैल से 11 मई तक पेरिस के पोर्टे डे वर्साय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया जाएगा। पंजाब में बिजली कटौती के खिलाफ शिरोमणि अकाली दल 30 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन करेगी। दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि बिजली कटौती आकस्मिक नहीं है, ये खराब बिजली नियोजन, समय पर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफलता और प्रशासनिक अक्षमता का सीधा परिणाम है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अगले महीने की 4 से 10 तारीख तक राष्ट्रव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह 2026 मनाने की घोषणा की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य देश भर के स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में अग्नि रोकथाम और सुरक्षा उपायों को मजबूत करना होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब संचालन के एक और महत्वपूर्ण चरण को पार कर चुका है। एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी अंतिम बड़ी मंजूरी मिल गई है, जिससे इसके संचालन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक एयरपोर्ट्स में से एक माना जा रहा है, जो न सिर्फ दिल्ली NCR बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए हवाई यात्रा का एक नया केंद्र बनेगा। भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि लीबिया में भारतीय कंपनियों को तेल और गैस का नया भंडार मिला है।
मंत्रालय ने इस उपलब्धि को भारतीय ऊर्जा कंपनियों के बढ़ते वैश्विक विस्तार का मजबूत उदाहरण बताया है। साथ ही कहा है कि ये खोज रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के महत्व को भी दिखाती है। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। मौसम विभाग ने राजधानी दिल्ली में लू चलने की आशंका जताई है और उत्तर पश्चिम तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने मुंबई सहित महाराष्ट्र में अगले 5 दिनों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। मुंबई में भी अगले 4 दिनों तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने और उमस भरी गर्मी पड़ने की संभावना है। गुजरात में भीषण गर्मी जारी है। अहमदाबाद में कल तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में उमस भरे मौसम की संभावना है। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानें फटाफट अंदाज में। आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 203 अंकों की कमजोरी के साथ 77,099 और निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 24,042 पर था। भारत और न्यूजीलैंड ने नई दिल्ली में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और टॉड मैकले ने समझौते पर दस्तखत किए। पिछले कुछ वर्षों में यह भारत का विकसित देशों के साथ 9वां मुक्त व्यापार समझौता है। इसके तहत न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में $20 अरब निवेश का वादा किया है। भारत और केन्या ने नैरोबी में आयोजित संयुक्त व्यापार समिति की बैठक के दौरान केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड और केन्या रेवेन्यू अथॉरिटी के बीच प्री अराइवल इंफॉर्मेशन शेयरिंग को लेकर समझौता किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार से मक्का खरीदने और कीमतों में गिरावट से जूझ रहे किसानों को मदद देने के लिए तुरंत कदम उठाने की अपील की। नीति आयोग ने DPI 2047 रोड मैप किया लॉन्च। इसका उद्देश्य AI और ब्लॉकचेन के जरिए सरकारी सेवाओं को मजबूत बनाकर नागरिकों की आय और डिजिटल सुविधाओं को गांव तक पहुंचाना है। DPI 2047 रोड मैप को 2047 तक विकसित भारत के लिए विजनरी ब्लूप्रिंट बताया गया, जो नॉन लीनियर ग्रोथ से तेज सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाचतुर AI चैटबॉट लॉन्च किया, जो शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए बड़ी और कड़ी का काम करेगा। ये व्हाट्सएप आधारित प्लेटफॉर्म युवाओं को ट्रेनिंग, नौकरी और उद्यमिता से जुड़ी जानकारी एक ही जगह पर देगा। इसके जरिए अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन अब 2 से 3 दिन की बजाय सिर्फ 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। भारतीय रेलवे ने मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस में कोच संख्या 16 से बढ़ाकर 20 करने का किया फैसला। ये व्यवस्था आज से होगी लागू। बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, जिससे यात्रियों को बेहतर सिटिंग सुविधा मिलेगी और यात्रा अनुभव और भी बेहतर होगा। 491 किलोमीटर लंबा रूट पश्चिमी भारत के 2 सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से सक्रिय शहरों को जोड़ता है, जो 5 घंटे 30 मिनट में अपनी यात्रा पूरी करता है। सरकार ने कहा कि छोटे सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाई गई है। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसानों को यूरिया, DAP जैसे उर्वरक पुराने और सस्ते दामों पर ही मिलेंगे। पश्चिम एशिया संकट पर सरकार के अनुसार किसानों को किसी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्राई सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विस्तार पर परामर्श पत्र जारी कर हितधारकों से 25 मई तक सुझाव मांगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार खाड़ी क्षेत्र में उड़ानों की स्थिति धीरे धीरे हो रही है सामान्य। एयर इंडिया और इंडिगो जल्द ही कतर से भारत के लिए फिर शुरू करेगी अपनी उड़ानें। भारत में यात्री वाहनों की थोक बिक्री 16% बढ़कर 4.4 लाख यूनिट हुई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना और चांदी गिरावट के साथ खुले। सोना करीब 0.14% और चांदी 0.59% कमजोर रही, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमतों में गिरावट देखी गई।
भारत के पूंजी बाजार में निवेशकों की भागीदारी तेजी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 27 अप्रैल 2026 को 13 करोड़ यूनिक रजिस्टर्ड निवेशकों का आंकड़ा पार कर बनाया नया रिकॉर्ड। ये उपलब्धि सिर्फ 7 महीनों में हासिल हुई डिजिटल प्लेटफॉर्म, बढ़ती जागरूकता और युवाओं की रुचि से वृद्धि के प्रमुख कारण हैं। एफपीआई ने अप्रैल में अब तक 43,967 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ ईरान युद्ध रोकने और हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के प्रस्ताव पर की चर्चा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला ने व्हाइट हाउस पहुंचकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप से की मुलाकात। ये दौरा अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ से जुड़ा और 2 दशक बाद किसी ब्रिटिश सम्राट का पहला अमेरिकी दौरा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने परमाणु प्रसार संधि के कमजोर पड़ने को लेकर जताई चिंता। मेक्सिको में सुरक्षा बलों ने जलेस्को न्यू जनरेशन पोर्टल के शीर्ष कमांडर ऑडियस फ्लोरेस को गिरफ्तार किया। इराक में शिया गठबंधन कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने अली अल जैदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा के पास एक छोटा यात्री विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें सवार सभी 14 लोगों की हुई मौत। शुरुआती रिपोर्टों में खराब मौसम और कम दृश्यता को दुर्घटना की संभावित वजह बताया गया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से टूट गया था संपर्क। एसएसआरसी के अनुसार दुर्घटना स्थल तक पहुंचना मुश्किल रहा और बचाव अभियान घंटों चला। इंडोनेशिया के जकार्ता के पास पिकासी में 2 ट्रेनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत और 38 लोग हुए घायल। राहत दल ने डिब्बे काटकर यात्रियों को बाहर निकाला। अधिकारियों के अनुसार ट्रेन के सभी 240 यात्री सुरक्षित हैं, जबकि स्थानीय ट्रेन के यात्रियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज और बारबाडोस की पीएम मिया मोटली ने ऊर्जा सहयोग, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा और तेल गैस निवेश पर की चर्चा। इंडियन प्रीमियर लीग में आरसीबी ने दर्ज की बड़ी जीत। आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल्स को 9 विकेट से हराया। दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 9,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बने। इंडियन प्रीमियर लीग में आज न्यू चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। दक्षिण अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज को इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मुकाबलों के लिए मुंबई इंडियंस की टीम में न्यूजीलैंड के मिचेल सेंटनर की जगह पर शामिल किया गया। दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच 5 मैच की टी20 सीरीज को दक्षिण अफ्रीका ने 4-1 से किया अपने नाम। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को 3 मैच की टी20 सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से हराया। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। बांग्लादेश की ओर से तौहीद हुदौई ने 51 रन की पारी खेली। भारत पहुंचा थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में। ऑस्ट्रेलिया को 5-0 से हराकर अंतिम 8 में किया प्रवेश। एनआरएआई ने 75वीं वर्षगांठ के मौके पर नए लोगों का किया अनावरण। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने खेलों में अपार प्रगति की है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भारतीय निशानेबाज मनु भाकर का मानना है कि देश में निशानेबाजी का खेल नई करवट ले रहा है। विश्व नंबर 1 आर्यन सबालेंका ने मैड्रिड ओपन के क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने भी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। ऑस्ट्रिया की अनास्तासिया पोतापोवा ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने दर्ज की जीत। चैंपियंस लीग में आज देर रात सेमीफाइनल के पहले लेग में पीएसजी का सामना बायर्न म्यूनिख से। पीएसजी की टीम है गत विजेता। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।